हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करते हैं आप लोगों को मेरे चैनल पे आज एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक नई होगा आप लोगों के लिए, और इस चैनल पे ये एक नई कंपनी है एनालिसिस वीडियो में। तो कंपनी का नाम है ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पहले तो मैं आप लोगों को कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसी की तरफ ले चलता हूँ और वही आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो आप लोग बिजनेस मॉडल देखें कंपनी का। तो कंपनी का मेन बिजनेस आता है वुडन सेक्टर से, जिसमें आता है लेमिनेट्स आता है, प्लाईवुड्स आता है और डेकोरेटिव सेगमेंट आता है। तो ये तीन कंपनी का मेन बिजनेस है। उसके साथ भी अदर रिलेटेड बिजनेस भी है, वुडन सेक्टर का ही, ये प्लाईवुड सेक्टर का ही। लेकिन ये कंपनी का सबसे मेन बिजनेस है वो है डेकोरेटिव एंड जो प्लाईवुड है और लेमिनेट्स। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है। तो कंपनी काफ़ी पुराना कंपनी है और एक काफ़ी नाम वाली कंपनी भी है हमारी इंडिया में इस सेगमेंट में। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वाला एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहे, आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो पहले तो मैं आप लोगों को कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है वहीं पे ले चलता हूँ। तो प्रेजेंटेशन के हिसाब से यही है कंपनी का बिजनेस जो मैं आप लोगों को बताया है। तो बाकी अगर हम लोग नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे कंपनी का ब्रांड देखिए आप लोग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशन है। इन लोगों का ब्रांड में देखिए ग्रीनलैम्प क्लेट्स है, ग्रीनलैम्प लेमिनेट्स है, ग्रीनलैम्प स्टार्टो है। तो इस तरीके के बहुत सारा ब्रांड है। ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी है, डेकोवुड भी है, मिक्सा प्लाई भी है, मिक्सा भी है, डोर फ्रेम्स भी है, मिक्सा रियल वुड फ्लोर्स भी है। तो उस तरीके से काफ़ी डाइवर्सिफाइड ब्रांड इमेज है कंपनी का, और उस तरीके से इतना डाइवर्सिफाई कंपनी का प्रोडक्ट भी है। क्योंकि कंपनी पे के पास अगर यहाँ पर तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रांड है कंपनी के पास। तो कंपनी के पास अगर 12 ब्रांड है तो दैट मीन्स कंपनी के पास 12 ब्रांड में तो 12 प्रोडक्ट तो नहीं होगा ना। एक ब्रांड में कम से कम एक या दो प्रोडक्ट तो होगा ही। तो दैट मीन्स कंपनी का आप लोग प्रोडक्ट समझ सकते हो कितना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। लगभग 20+ प्रोडक्ट कंपनी के हाथ में होगा अगर हम ये 12 ब्रांड को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी स्ट्रांग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। और जिससे हम लोग को एक चीज़ तो मालूम होता है कि कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ज़्यादा होगा उतना क्या होगा होता है आप लोगों का जो रिटर्न जो है ना वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है। फिर भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक तो अच्छा ही आ रहा है, और एक अच्छा खासा अपसाइड भी आप लोगों को कंपनी में लेटेस्ट दिनों में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी के पास लेटेस्टली 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें से गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु में है। और अपकमिंग कैपेसिटी में कंपनी का 2 है, और दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में है। तो जब भी ये दोनों कंपनी का फुल पावर में आएगा, मतलब जब से ये दोनों प्लान में काम शुरू होगा तब कंपनी को और भी फायदा होगा, और जिससे कंपनी का जो कैपेसिटी है वो भी और भी इंक्रीज होगा। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि न्यूज़ में तो देता है कि कैपेसिटी इतना यूटिलाइज हुआ है, कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कैपेसिटी यूटिलाइज तो हुआ है, क्या कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है भी या नहीं। क्योंकि जब भी कोई ऐसा न्यूज़ आता है कि कंपनी का न्यू प्लान आज ओपन हो गया है तो मतलब एक तरीके से तेज़ी देखने को मिल जाता है बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, कंपनी का तो कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ है, दैट मीन्स कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, क्या उस तरीके से कंपनी को जो ऑर्डर है वो आ रहा है भी नहीं, क्या उस तरीके से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। तो ये सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क होता है। तो आप लोग जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी फैक्टर उसी पे रखिएगा कि कंपनी का इंक्रीज होता जा रहा है या नहीं, क्या कंपनी के अंदर प्रेशर है भी या नहीं सेल्स का। अगर कंपनी के ऊपर प्रेशर है, डिमांड है कि हमको सेल्स करना है, तो उसके लिए अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा है तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कंपनी के पास अगर डिमांड ही नहीं है या फिर कोई प्रेशर भी नहीं है सेल्स का, तो वो तो यूजलेस हो गया ना। कितना भी चाहे कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर ले, अगर सेल्स का फोर्स ही नहीं है तो वो यूजलेस है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए, खाली ये कैपेसिटी देखकर ही
अंधा होकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए फॉर लास्ट 5 ईयर्स का आप लोग देखिए, तो रेवेन्यू ट्रेंड देखिए FY21 तक एक फ्लैट था। उसके बाद देखिए FY21 के बाद देखिए जर्नी शुरू हुआ है कंपनी का, जो रियल जर्नी बोला जाता है। और हाल ही में कंपनी का जो डायरेक्टर वगैरह है वो भी चेंज हुआ है, तो उसका इम्पेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि पुराना जो डायरेक्टर था, जो मैनेजमेंट टीम था, वो सब कुछ अभी चेंज हो चुका है, क्योंकि वो पुराना टीम ना इतना खास परफॉर्मेंस इस कंपनी में कर नहीं पाया। तो जिसके कारण अभी जो नई टीम आया है, तो देखते हैं नई टीम में कितना दम है। ईबिटा देखिए, ईबिटा भी अप 10 में आ चुका है, अभी 10% का ग्रोथ है, 12% का ग्रोथ है रेवेन्यू में। पैट में देखिए 14% का ग्रोथ, सेम सिचुएशन 2022 से फिर से शुरू हुआ है अप 10। और आप लोग एक चीज़ समझेगा, ये जो 2020 और 21 का जो समय था ना, उस समय कोविड भी था इंडिया में। तो इस चीज़ को भी आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि आप लोग इस चीज़ को भी भूल मत जाइएगा कि पहले तो कंपनी एक फ्लैट पैटर्न में था, लेकिन ये फ्लैट पैटर्न में तो हो गया क्योंकि उस समय कोविड था, तो पूरे देश में सिचुएशन काफ़ी ख़राब था। तो इसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेप देखिए, डेप तो लगातार कम होता जाता था, लेकिन FY22 से देखिए आप लोग डेप भी थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि अब इसका मेन रीज़न यही है कि कंपनी का जो अभी कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, और जिसके कारण कंपनी का जो डेप्थ है वो भी थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप लोग कंपनी के अगर मैनेजमेंट के अगर वीडियो देखोगे आप लोग न्यूज़ पे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उन लोगों को ये जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, इसमें इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। और प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है आप लोग का MDF आता है, डेकोरेटिव आता है, जो भी है लेमिनेट जो भी है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही आता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर का अगर ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली ये सब सेक्टर का भी ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ROC देखिए, ROC भी लगातार गिरने के बाद FY23 में फिर से इम्प्रूवमेंट में आया है। ROE देखिए, ROE से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ROE आजकल के टर्म में अगर हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो उसके हिसाब से ROE आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, ROE में आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टेड जो कैपिटल है उसको दिखाया जाता है, लेकिन जो ROC है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जो लोन है वो भी ऐड हो जाता है। ROC में कैपिटल तो ऐड होता ही है, उसके साथ लोन भी ऐड होता है। तो इससे हम लोग को अच्छा मतलब ओवरव्यू मिलती है कंपनी में। तो आप लोग ROE से ROC को ज़्यादा मतलब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास डेप्थ नहीं है तो ROE इंपॉर्टेंट है, अगर डेप्थ है तो ROC इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो पूरे इंडिया में देखिए इन लोगों का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। तो आप लोग देखिए, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे इंडिया में इन लोगों का प्रेजेंस है। खाली नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के पूरे इंडिया में इन लोगों का प्रेजेंस है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ और असम में ही है, बाकी स्टेट में तो नहीं है। तो इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स देखिए आप लोग, इंटरनेशनल इन लोगों का कस्टमर देखिए, कितना सारा देश में इन लोगों का बिजनेस है। पूरे यूरोप में इन लोगों का बिजनेस है, मिडिल ईस्ट में है, अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत तो है ही, एशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, और मिडिल अमेरिका में भी है। तो आप लोग इससे समझ सकते हो कि कंपनी का कितना बड़ा फील्ड है। तो ऐसे कंपनी थोड़ा सेफ कंपनी होता है, क्योंकि ऐसे कंपनी का डिफॉल्ट होने का चांस काफ़ी कम होता है। तो बिजनेस अपडेट देखिए, अभी प्लाईवुड का देखिए आप लोग, तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने कमीशन में लिया है इंडिया का लार्जेस्ट प्लाईवुड प्लान, और यही सबसे बड़ी फैक्टर है जिसके कारण आप लोगों को कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिले था। और उसी तेज़ी एक बड़ी तेज़ी था, और एक अच्छा मूवमेंट भी आया था। तो उसका मेन रीज़न यही है कि सबसे बड़ी जो प्लाईवुड प्लांट है वो इनाग्रेशन किया था 9 जून को। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट में आया है। तो यहाँ पे देखिए, द प्लाईवुड प्रोडक्ट विल बी द मार्केट बाय कंपनी अंडर द ब्रांड मिक्सा प्लाई। तो मिक्सा प्लाई जो ब्रांड है उसमें आता है प्लाईवुड सेगमेंट। तो उस तरीके से कंपनी ने डिवाइड किया है अपने हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट ब्रांड के अंदर। तो की हाईलाइट्स देखें तो काफ़ी अच्छे कंपनी ने यहाँ पे कोलाबोरेशन किया है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन भी किया है। तो ये सब तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये सब दिखा चुका हूँ, और नीचे भी ये सब भी दिखाने वाला हूँ।
यहाँ पे कंपनी ने पढ़ के दिखाया है, लेकिन मैं आप लोगों को जो रिजल्ट है वहीं पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे देखिए डेब्ट देखिए कंपनी के पास, तो पहले था 521, सॉरी आया है 521.7 करोड़, जो पहले था 312 करोड़। दैट मीन्स कंपनी का डेब्ट इंक्रीज हुआ है। और उसका मेन रीज़न ये जो मैं आप लोगों को पहले बताया है कि द इंक्रीज इन डेब्ट इज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट डाउन फॉर आवर न्यू प्रोजेक्ट। तो कंपनी का जो न्यू जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मीन्स न्यू जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो न्यू फैक्ट्री लगाया है, जिसके कारण कंपनी का जो डेब्ट है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी ने उसमें पैसा बहुत एग्रेसिवली यूज़ किया है। तो कंपनी के पास डेब्ट बढ़ने का मेन कारण यही है जो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए अभी, तो ईयर ऑन ईयर पे देखिए रेवेन्यू देखिए 9.5% इंक्रीज हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में -10 में फिर से चला गया है। तो मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर पे तो इम्प्रूवमेंट में आया है, अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इम्प्रूवमेंट में आया है। तो ईबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोग को ईयर ऑन ईयर पे इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए पीबीटी में देखिए अभी पीबीटी में भी सेम कंडीशन है, एंड पैट में देखिए पैट में भी सेम कंडीशन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज हुआ है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए लेमिनेट्स एंड एलाइड सेगमेंट का देखिए कंपनी का भी, तो लेमिनेट्स एंड एलाइड सेगमेंट का भी सेम कंडीशन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू वगैरह, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छे तरीके से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे पहले जो था, यहाँ पे लेमिनेट एंड एलाइड सेगमेंट का आप लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लेमिनेट्स एंड एलाइड सेगमेंट, तो यहाँ पे कंपनी ने क्या लिखा है समझने में थोड़ा मतलब डिफरेंस है कि कंपनी ने इसको एक ही एक तरीके से नहीं लिखना चाहिए था, इसको अलग तरीके से लिखना था। फिर भी देख कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ होगा कंपनी का। तो पार्टिकुलर्स में देखिए, तो एनुअल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी देखिए, यहाँ पे कंपनी का ये तो इंक्रीज तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि अभी तक तो ठीक ही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेम ही है, लगातार कोई इंक्रीज डिक्रीज की कोई यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वेनिडीज एंड एलाइक सेगमेंट में देखिए आप लोग सेम यहाँ पे भी है, 5.3% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर में, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 0.8% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। तो डेकोरेटिव फेनरीज में देखिए अभी आप लोग यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी एनुअल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी भी सेम ही है अभी। तो प्लाईवुड एंड एलाइक सेगमेंट का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए 0.8 करोड़ आया है, और वहीं पे अगर मार्जिन की बात करें 32.1% का मार्जिन आया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है 153 करोड़ का, तो काफ़ी अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड भी है कंपनी का। तो नेट वर्किंग कैपिटल देखिए कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल डेज, अगर हम लोग Q4 FY23 की बात करें तो, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये भी थोड़ा खराब है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, अगर हम लोग डेब्ट देखें तो डेब्ट भी देखिए आपकी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डेब्ट है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेब्ट का जो प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी का इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स जो जनरल डेब्ट है उसमें आप लोग को लॉन्ग टर्म में डिक्रीज है और शॉर्ट टर्म में इंक्रीज है, लेकिन जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो डेब्ट है, मतलब कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए जो डेब्ट अलग तरीके से चुना है वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में चुकाना है, शॉर्ट टाइम में चुकाना नहीं है, तो इतना जल्दबाजी भी कंपनी के पास अभी नहीं है। तो रिटर्न रेशियो देखिए, ROC एंड ROE देखिए, तो ROC की बात करें जो पहले था क्वार्टर ऑन FY23 में था 15%, जो अभी डिक्रीज होकर 11.6% आया है। अगेन जो Q4 में था यह था 15.9%, जो अभी डिक्रीज होकर 11.6%। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों पे आप लोगों को रेवेन्यू
आरओसी में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है कि कंपनी का जो आरओसी है वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का आरओसी कंपनी प्रेजेंट करता है। तो चलिए एक बार कंपनी का जो रेशियो है उसी तरफ ले चलते हैं। तो मार्केट कैप देखिए 5634 करोड़। तो वहीं पे अगर कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो ये मार्केट कैप से कम है, क्योंकि कंपनी के पास डेप जितना है वो कंपनी के पास काफ़ी है, और जिसके कारण आप लोगों को जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो मार्केट कैप से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पी रेशियो की बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है कंपनी के पास, 41.5 के पी पे चल रहा है, तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। आरओसी देखिए थोड़ा कम है, 13.8%। तो सेल्स ग्रोथ देखिए 15.3%, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो वहीं पर अगर हम लोग पी जी रेशियो देखें तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है। तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कंपनी का एक अच्छा सिचुएशन पे है अभी भी। वहीं पे अगर हम लोग करंट रेशियो देखें तो 1.16 का है, और क्विक रेशियो 0.38। तो क्विक रेशियो काफ़ी खराब है कंपनी का। तो क्विक लिक्विडिटी कंपनी के पास तो है नहीं, तो क्विक रेशियो काफ़ी खराब है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी खराब ही है, लेकिन फिर भी एक के ऊपर तो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है कंपनी का। तो वहीं पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस टू कैश फ्लो 32.2 के आसपास है। फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव में है, क्योंकि कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली अभी एक्सपेंशन कर रहा है। तो अगर हम लोग कंपनी का अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो वाइज कंपनी एक मिक्सअप है, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे पी रेशियो काफ़ी बड़ा है, मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी महंगा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डेप्थ की बारे में बात करें तो डेप्थ भी थोड़ा ज़्यादा ही है कंपनी के पास, और क्विक रेशियो काफ़ी ख़राब है। ऊपर से कंपनी का जो आरओसी है वो भी थोड़ा कम है, क्योंकि आप लोग देखिए आरओसी 13.8% आया है, और जो 3 ईयर्स एवरेज आरओसी है वो है 14.2%। दैट मीन्स अपनी एवरेज आरओसी के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये भी खराब है कंपनी का। लेकिन सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट वेरिएशन अच्छा है, करेंट रेशियो भी अच्छा है। तो 60-40 आप लोग मान सकते हो, जहाँ पे 60% कंपनी का खराब है और 40% चीज़ अच्छा है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का बिजनेस कंपनी करता है, क्योंकि कैपेसिटी तो बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया है। तो देखते हैं आने वाले उस समय में क्या कंपनी उसी तरीके से सेल्स को इंक्रीज कर पाता है या नहीं, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सेल्स भी इंक्रीज करना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए सेम कंडीशन जो मैं आप लोगों को दिखाया था, सेल्स में देखिए ईयर ऑन ईयर पे तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में आया है, लेकिन क्वार्टर में यहाँ पे आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो पीएनएल के बारे में बात करें तो पीएनएल भी सेम कंडीशन है। मार्च 2023 में इन लोगों का सेल्स देखिए मार्च 2022 के मुकाबले काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, जो पहले काफ़ी कम था। पहले बार के लिए कंपनी ने 2000 का जो लाइन है उसको क्रॉस किया है, जो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कंपनी ने 2000 के प्लस सेल को पहली बार के लिए क्रॉस किया है। तो बैलेंस शीट देखें तो बोरोइंग देखिए कंपनी का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी ने लोन भी ले रखा है न्यू प्लान के लिए, तो डेफिनेटली कंपनी का लोन तो बढ़ेगा ही। तो कैश फ्लो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में है, दैट मीन्स कंपनी के पास एक्चुअल कैश तो आ रहा है, कैश की कोई कमी है नहीं। तो रेशियो के बारे में बात करें तो कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए इम्प्रूवमेंट में आ रहा है, और इस कंपनी का अगर जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये है 108 डेज का। सो 108 डेज का मेन रीज़न यही है, क्योंकि कंपनी एक एमएनसी कंपनी है, वर्ल्ड के काफ़ी देशों में बिजनेस है इन लोगों का, तो डेफिनेटली कैश आने में टाइम तो लगेगा ही। अगर इंडिया में बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ, और 108 डेज का अगर कैश कन्वर्जन साइकिल है तो डेफिनेटली खराब है। लेकिन जो एमएनसी कंपनी है उसके लिए ये खराब नहीं है, क्योंकि कैश आने में टाइम लगता है, विदेश से कैश आने में टाइम लगता है। हम लोग माने या ना माने, क्योंकि कई सारा रीज़न होता है जिसके कारण कंपनी को कैश मिलने में कभी कभार लेट भी हो जाता है। तो वहीं पे अगर हम लोग आरओसी देखें तो 14% दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में 14% नहीं है, ये 13 पॉइंट समथिंग परसेंट ही आया है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप लोग, प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 51.22% है, एक कंसिस्टेंसी तो है मार्च 2022 के बाद। तो एफआई का होल्डिंग देखिए, एफआई का होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 0.05 इंक्रीज हुआ है।
मतलब ना की बराबर है, फिर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो वहीं पे हम लोग DI का होल्डिंग देखें तो DI का होल्डिंग थोड़ा घट चुका है, और पब्लिक का होल्डिंग देखें तो पब्लिक का होल्डिंग इंक्रीज हो चुका है। तो बेसिक कंपनी का अगर हम लोग देखें तो कंपनी का एक मिक्सअप फाइनेंशियल है, और परफॉर्मेंस भी एक मिक्सअप है। लेकिन इसने जो अपने जो सेक्टर है ना, सेक्टर को अप परफॉर्म किया है, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मन किया, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको मैं काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे भरोसा है कि इंडिया में जब तक रियल इस्टेट में बूम आएगा तब तक इस सेगमेंट में जान बचा हुआ है। और इंडिया में तो आप लोग देख ही रहे हो आजकल जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंडिया में घर बनेगा, और जितना ज़्यादा घर बनेगा उतना ज़्यादा ये सब यूज़ होगा। लेकिन अगर हम लोग सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर इतना तेज़ी से ग्रो नहीं किया है जितना इस कंपनी के शेयर प्राइस ने ग्रो किया है। तो इसलिए मैं आप लोग को वीडियो बनाने का फैसला किया कि यार ये जो तेज़ी है ना उसका मेन कारण यही है, जो न्यू प्लान कंपनी ने खोला है। तो न्यू प्लान खोला है उसको देखकर आप लोग अंधा होकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, खुद से ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा। न्यू प्लान खोला है तो अच्छा है, लेकिन उस तरीके से सेल्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा। न्यू प्लान खोल के ऐसे बैठे रहने से क्या फ़ायदा, वो तो डिप्रिसिएशन में चला जाएगा ना मशीनरी। तो मशीनरी अगर आप लोगों का डिप्रिसिएशन पे चला गया तो आप लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब बात भी देखना जरूरी है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से सेल्स पे इंक्रीज करता है। तो बाय द वे अगर हम लोग कंपनी का अगर टेक्निकल के बारे में बात करें तो टेक्निकली अप 10 है अभी भी। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अभी 10 काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट दिखाऊँ तो आप लोग देखिए पहले कंपनी ने यहाँ पे हाई लगा था, और उसके बाद देखिए इसी हाई के ऊपर दो दो टाइम नहीं 3 टाइम कंपनी ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद देखिए ये जो हाई था उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देखिए अभी इसी हाई के आसपास आ रहा है जो 402 के आसपास है। अगर ये 402 के आसपास आता है तो देखते हैं आने वाले समय अगर बाइक अपॉर्चुनिटी अगर होता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के दूंगा। और बाइंग अपॉर्चुनिटी मीन्स परफॉर्मेंस अच्छा होना पड़ेगा, सेल्स का परफॉर्मेंस, ROC ये सब कुछ अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेल्स घटता जा रहा है ROC भी घटता जा रहा है, अगर हम लोग बाय करते जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप आने वाले समय में अच्छा होगा, कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज होगा। तो यही थी मेरा इस कंपनी के ऊपर वीडियो। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, और आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।